अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लैब के अंदर हम फॉर्म के बारे में सीखना चाह रहे हैं कि हम HTML के अंदर फॉर्म्स किस तरह बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें होती हैं और कौन कौन से डिफरेंट टैग्स हैं जो हम फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वही फ़ोल्डर है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास index.html एक फ़ाइल है। स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक स्टाइल फाइल है और इमेजेस का हमारे पास अलग से फोल्डर है। सेम फोल्डर का ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमने लास्ट लैब के अंदर इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए आपको एक फॉर्म का टैग इस्तेमाल करना होता है। अब इस फॉर्म के टैग के अंदर डिफरेंट आपके पास टैग जाते हैं। जैसे मिसाल ले लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं फॉर्म के टैग से पहले एक डिव टैग बना लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से। ठीक है, और अपनी CSS की फाइल को खोलते हैं ताकि इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँ। तो हम CSS की फाइल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से जो भी हमने स्टाइल किया था सबको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बॉडी को क्लास यहाँ पर देता हूँ मार्जिन 0। ठीक है, और इसको पैडिंग भी यहाँ से हम 0 दे देते हैं। प्लस में अब जो हमने बॉक्स क्लास बनाई है, बॉक्स क्लास की जो विड्थ है वो हम तकरीबन यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 1000 पिक्सल और इसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से और बॉटम से 50 पिक्सल और यहाँ हम लिख देते हैं लेफ्ट और राइट से ऑटो। और इसकी पहले हमें हाइट भी सेट करनी होगी क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं अभी, तो हम इसको दे देते हैं हाइट 500 पिक्सल और एक बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब यहाँ के इसको रन करके देखते हैं क्या हुआ। तो हम इंडेक्स फाइल पर आकर ओपन इन ब्राउज़र करते हैं तो आपके सामने एक ये बॉक्स जो है ये एक अच्छा सा आपके सामने बन चुका है। बॉक्स के अंदर अब हम क्या करते हैं, अपना जो फॉर्म का एट्रीब्यूट है, फॉर्म का जो टैग है, फॉर्म का टैग मैंने यहाँ लगाया। अब इस फॉर्म के टैग के अंदर डिफरेंट हमारे पास इनपुट टैग जाते हैं। इनपुट टैग जो है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, तो आपको इसी तरह लिखना होगा। इसके अंदर ये टैग आता है एक टाइप के नाम से और एक नेम के नाम से। इसके अलावा और भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं, लेकिन बेसिकली जो सबलाइम हमें लगा के दे रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइप के अंदर हम ये यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये जो इनपुट है ये किस टाइप का आपके पास इनपुट जो है एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये जो इनपुट मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ आकर मैंने रिफ्रेश किया तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। मैं ऐसा करता हूँ, बॉक्स को जो है थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमारे पास क्लियर हो जाए। 50 पिक्सल की मैंने इसको पैडिंग दे दी। यहाँ आकर रिफ्रेश किया और अभी ये चारों तरफ से बढ़ गया है, तो इसको सेट करने के लिए हम बॉक्स साइजिंग दे देते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 50 पिक्सल की पैडिंग यहाँ से आ गई है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ गया है, इसके ऊपर हमने एट्रीब्यूट दिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट देने से क्या होता है कि इसके अंदर आप जो चाहे टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा एक टैग हमारे पास और आता है जिसका नाम है लेबल। ठीक है, लेबल टैग के अंदर आप क्या होता है, बेसिकली आप जो कुछ यूजर को दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आ जाता है। तो मिसाल है, मैं फर्स्ट नेम लेना चाह रहा हूँ यूजर से इनपुट में, तो यहाँ पर अब ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया और बेसिकली हम इसके अंदर अब कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब देखें मैं इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम जो है ऊपर लिखा हुआ है और ये जो इनपुट टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है नीचे है, तो बेसिकली मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक BR का टैग लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर दिया। इस पूरे को मैंने कॉपी किया और नीचे आकर यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर मैं दूसरी फील्ड बना रहा हूँ एक लास्ट नेम के नाम से और इसका जो इनपुट टाइप है वो भी टेक्स्ट ही रहने देते हैं। यहाँ आकर मैंने रिफ्रेश किया। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर BR का टैग नहीं लगा हुआ, तो मैंने 2 दफ़ा BR का टैग इस वाले इनपुट टाइप के बाद लगा दिया।
तो अभी आपको थोड़ा सा सही नजर आ रहा होगा। उसके बाद अब ये इनपुट टाइप टेक्स्ट तो हमारे पास हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर भी एक br का टैग लगा देते हैं और इस पूरे को कॉपी करके मैं नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज बना रहा हूँ ईमेल के नाम से, और इसकी जो इनपुट टाइप आप टेक्स्ट चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास HTML5 के अंदर इनपुट टाइप ईमेल के नाम से भी एक एट्रीब्यूट आ चुका है। तो इसको अब मैं करके दिखाता हूँ। इससे क्या होगा, मैंने यहाँ पर आके सेव किया इनपुट टाइप ईमेल से क्या होगा, अब देखें यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा और यहाँ कुछ भी लिखा और यहाँ कुछ भी लिखा, तो अच्छा एक बटन यहाँ पे मिस है, तो ऐसा करते हैं मैं एक और यहाँ पर इनपुट टाइप बनाता हूँ और की जो टाइप है वो मैं सबमिट रख देता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट क्या होता है कि फॉर्म के जो डेटा है वो आप सबमिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बटन है। अब देखिए फर्स्ट नेम में मैंने कुछ भी लिखा, लास्ट नेम में कुछ भी लिखा, ईमेल के अंदर मैं कुछ भी लिखकर यहाँ पर जब सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एक वार्निंग मैसेज देगा कि ईमेल आपको जो है प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नहीं है। ये आपको कह रहा है कि @ के सिंबल आना चाहिए इसके अंदर, फिर @ के सिंबल अभी नहीं है, तो @ के सिंबल लगाकर हम इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहा है कि @ के बाद वाला पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो @ के बाद वाला पार्ट भी आपने यहाँ पर लिख दिया। अब सबमिट करेंगे तो अब इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन इनपुट टाइप ईमेल के अंदर जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है ईमेल का, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ईमेल को चेक नहीं करता, ये सिर्फ ईमेल के फॉर्मेट को चेक करता है कि ईमेल का जो फॉर्मेट है वो सही है या नहीं है। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर डिफरेंट चीजें और भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप, ये जो टाइप एट्रीब्यूट हमारे पास है इनपुट टैग का, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, वो अभी यहाँ पर देख रहे हैं। मैं एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल जेंडर के नाम से एक ये बना रहा हूँ, और इधर अब मैं रख रहा हूँ एक रेडियो बटन। रेडियो बटन से बेसिकली क्या होता है, अभी फिलहाल मैं इस br टैग को यहाँ से हटाकर इधर लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल मेल, और इसको मैंने कॉपी किया और इसके नीचे आकर यहाँ पर फीमेल इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखें क्या होगा, मैंने इसको सेव कर लिया है, यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो बेसिकली मैं यहाँ पर 2 दफा br का टैग लगा देता हूँ। अच्छा ये br का टैग फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, बाकी हम ये CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, और प्रोफेशनल तरीका वही होता है, हम ये br का टैग प्रोफेशनली लगाते नहीं है। अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्म्स को समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इतने ज्यादा br टैग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने की हद तक ही रखिएगा इस बात को। तो अब ये आप देख सकते हैं, अब देखें रेडियो बटन जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जितने भी रेडियो बटन होते हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जेंडर या तो किसी का मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो जब मैंने मेल पे क्लिक किया और इसके बाद अगर मैं फीमेल पे क्लिक करूं तो ये वाला डी सिलेक्ट होना चाहिए और फीमेल सिलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी देखें क्या हो रहा है कि मेल भी सिलेक्ट हो गया, फीमेल भी सिलेक्ट हो गया। इस तरह की कोई भी चीज आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये जो नेम का एट्रीब्यूट है इसके अंदर आपको एक कॉमन वैल्यू देनी होती है। आप इसके अंदर जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में आपको ये रखना होगा कि जो एक ग्रुप है उस ग्रुप के दोनों नेम एट्रीब्यूट के अंदर सेम यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जेंडर लिख दिया है, तो अब क्या होगा, इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट हो सकती है, दोनों एक साथ कभी भी सिलेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ मेल सिलेक्ट किया, यहाँ फीमेल सिलेक्ट किया, अब इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट हो सकती है, दोनों सिलेक्ट नहीं होगी। अगर ये नेम का एट्रीब्यूट खाली था उस वक्त क्या हो रहा था कि हम मेल को भी सिलेक्ट कर पा रहे थे और फीमेल को भी सिलेक्ट कर पा रहे थे। तो नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पर बहुत ज्यादा काम का है, बल्कि नेम का एट्रीब्यूट तमाम जगहों पर काम का है, क्योंकि जब आप PHP या किसी सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको हर इनपुट टाइप को एक नेम देना होता है। वो फिर PHP सर्वर साइड लैंग्वेज जो है वो इस इनपुट टाइप को इस नेम की मदद से पहचानती है कि इसके अंदर क्या था। तो हर फॉर एग्जांपल इसका नाम आपने यहाँ पर दे दिया एफ नेम, और इसका नाम आपने यहाँ पर दे दिया है एल नेम लास्ट नेम के लिए, और यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू दे दी है ईमेल। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा, फॉर एग्जाम्पल हम PHP की बात कर रहे हैं,
तो PHP को कैसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या था, तो वो इस एफ नेम की मदद से उसको पता चलेगा कि ये एफ नेम जो इनपुट बॉक्स था उसके अंदर क्या वैल्यू यूजर ने एंटर की थी। तो ये जो नेम का एट्रीब्यूट है ये लगाना तकरीबन हर इनपुट फील्ड के अंदर लाजमी होता है हमारे पास। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा फिर मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट के नाम से ये सिलेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। अच्छा, पहले इसके जो टाइप है इसको मैं चेंज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ चेक बॉक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर जेंडर की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के नाम लिख रहा हूँ। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर 4 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से अब चेक बॉक्स दिया है इनपुट टाइप मैंने, और अब यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब डिफरेंट चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। तो चेक बॉक्स के अंदर आपके पास ये चीज अलाउड होती है कि आप जितने चाहें मर्जी यहाँ पर चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करें। रेडियो बटन में आपको कोई एक सिलेक्ट करना होता है तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और जो है इनपुट टाइप की तरीके का ही एक और हमारे पास टैग आता है जिसका नाम है सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली क्या करता है, आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना कर देता है। तो सिलेक्ट टैग के अंदर आपको एक ऑप्शन का टैग लगाना है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ लेबल को और यहाँ आकर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कंट्री और ऑप्शन के टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान। और यहाँ दूसरे कंट्री के अंदर इंडिया लिख देते हैं, यहाँ पर ईरान लिख देते हैं और यहाँ पर चाइना। अब जो मर्जी चाहे यहाँ पर वैल्यूज वगैरह दे सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सेलेक्ट के अंदर यहाँ आ गया और रिफ्रेश किया। अब ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने ऑप्शंस के अंदर वैल्यू दी थी वो मैं यहाँ से इसको आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से काम कर रहा है। अभी तक हमने देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट देखा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स और यहाँ पर एक सेलेक्ट का जो टैग है हमारे पास हमने वो देखा। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर कि ये चीज इस तरह आ रही होती है कमेंट के नाम से। उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपने इस तरह इस्तेमाल किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया तो आपके पास एक ये कमेंट बॉक्स की तरक्की का एक चीज यहाँ पर बन जाती है और इसके अंदर मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ। ठीक है, अब कमेंट ये जो टेक्स्ट एरिया आप इस्तेमाल करते हैं इसके साथ एक ये आइकन आपके पास यहाँ आ रहा होता है। इसको पकड़कर आप जितना चाहें बड़ा यहाँ पर इसको करना चाहें वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह काम कर रहा होता है। अब ये जो सबमिट का बटन है ये हमारी बाउंड्री से बाहर जाना चाह रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसको अपनी मर्जी से हाइट दी हुई है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं हाइट को। अब ये फॉर्म की वैल्यूज के हिसाब से अपने आप को खुद ही सेट रखेगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा बड़ा बने तो इसके अंदर हम इसकी रोज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट एरिया का एक है ये रो और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ 20 और इसी तरीके से आपके पास एक कॉल्स के नाम से आता है कि ये कितना बड़ा हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ दे देते हैं 30। यहाँ आकर रिफ्रेश किया तो अब देखें ये 20 रोज का एक आपके पास बन गया है। इसको थोड़ा सा और बड़ा, बल्कि रो हम कम कर लेते हैं और इसके जो कॉलम्स हैं उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक कमेंट बॉक्स भी बन गया है। तो आपके सामने एक कंप्लीट फॉर्म बन चुका है। अब ये समझना है हमें कि मैं
इस फॉर्म की जो है स्टाइलिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। स्टाइलिंग इसके जो बूट स्ट्रैप के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टाइलिंग किस तरीके से हो तो आप सिंपली यहाँ से W3 स्कूल के ऊपर CSS में जाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्टली इसकी जो फॉर्म्स की स्टाइलिंग वगैरह है वो यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएंगी। अभी शायद मेरा इंटरनेट काम करना बंद कर गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली W3 स्कूल के ऊपर जाकर इसकी स्टाइलिंग को चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से जैसा अभी हम यहाँ पर स्टाइलिंग कर रहे थे उसी तरह आप इसकी स्टाइलिंग इनपुट टाइप की, ये लेबल्स की, टेक्स्ट एरिया की, सिलेक्ट की, सबकी स्टाइलिंग वहाँ पर अलग से अवेलेबल है तो आप जाकर उसकी स्टाइलिंग को देखकर ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब हमारे पास कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे इनपुट टाइप का एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने फर्स्ट नेम, Ctrl+S करके मैंने सेव किया। यहाँ अगर अभी मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पर एक फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया ये ग्रे कलर के अंदर, लेकिन जब मैं इसके अंदर कुछ चीज टाइप करता हूँ तो वो जो फर्स्ट नेम था वो चला गया। यहाँ से मैं इसको दोबारा हटाता हूँ तो वो जो फर्स्ट नेम था वो आपके सामने दोबारा यहाँ लिखा हुआ गया। तो प्लेस होल्डर बेसिकली आपके पास एक ग्रे कलर का टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है जब आप इसके अंदर कोई चीज टाइप करते हैं। तो ये आप सबके ऊपर लगा सकते हैं, जितने भी आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट या इनपुट टाइप ईमेल वगैरह दिए हैं उन सबके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके पास एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। वैल्यू के अंदर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ दे दिया जॉन। अब वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर बाकायदा जॉन लिखा हुआ आ रहा है, ये इस वक्त एक्चुअल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर इसके अंदर मैं कुछ चेंज करूंगा तो मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया जॉन डो, तो अब ये जो जॉन है ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। जितनी दफा आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने इसके अंदर जॉन टाइप किया। तो वैल्यू का एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू यहाँ पर लेकर आ जाएगा। प्लेस होल्डर उसकी जगह पर एक ग्रे कलर का टेक्स्ट दिखाएगा जो बेसिकली वहां पर मौजूद नहीं है, सिर्फ यूजर को एक इशारा देने के लिए कि इसके अंदर उसको क्या चीज टाइप करनी है। ये उस पर्पस के लिए यहाँ पर प्लेस होल्डर का जो एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम ये देखते हैं, अच्छा इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर फॉर्म से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आप फॉर्म के टैग के अंदर लगाते हैं। इसके अंदर जो दो मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता है और एक आपके पास मेथड नाम से एट्रीब्यूट होता है। एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या बेसिकली दे रहे होते हैं, आप इसके अंदर उस पेज का नाम दे रहे होते हैं जिस पेज पर ये वाला डेटा सबमिट होने के बाद जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल यूजर ने ये कंप्लीट फॉर्म को फिल कर लिया है, जब वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो अब ये जो सारा डेटा है ये ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल डेटाबेस पे सेव करवाना होगा या कहीं ना कहीं पर आपको जाकर इसको चेक करवाना होगा। तो आपको यहाँ पर कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे PHP हो गई है, ASP वगैरह। तो यहाँ पर आप एक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर पेज का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने दे दिया कि database.php या login.php, इस तरीके की कोई एक फाइल आपके पास बनी हुई होगी PHP में, उस पर्टिकुलर फाइल का आपने यहाँ पर नाम देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर login.php दे दिया। अब यूजर जब इस पूरे फॉर्म को सबमिट करेगा तो जो पेज का नाम एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर लिखा हुआ होगा ये तमाम का तमाम डेटा जो है वो इस login.php के ऊपर चला जाएगा और फिर वहां से जाकर वो इस पर्टिकुलर फाइल को चेक कर सकता है या इन इनपुट टाइप के अंदर जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सबको वहां पर वो इस पेज के ऊपर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपके पास एक एट्रीब्यूट है मेथड के नाम से। मेथड एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास दो तरीके की वैल्यू आ सकती है। एक वैल्यू आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं गेट और दूसरी वैल्यू आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्ट। दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। अब देखें इसके अंदर बहुत ही बेसिक किस्म का डिफरेंस है। अगर आपने मेथड इस्तेमाल किया है यहाँ पर गेट, तो इस का जो भी इस फॉर्म के अंदर जितना भी डेटा आपने फिल किया है जब वो login.php के ऊपर सेंड किया जाएगा
तो क्या होगा, इस login.php के जो URL है, यानी जो आपका एड्रेस बार होती है ब्राउजर की, उस एड्रेस बार के अंदर ये तमाम इनपुट फील्ड्स का डेटा भी वहां पर शो हो रहा होगा आपकी एड्रेस बार के अंदर, अगर आपने मेथड इस्तेमाल किया है गेट। ठीक है, गेट के अंदर फॉर्म का जितना भी डेटा है वो तमाम का तमाम आपका जो भी पर्टिकुलर यूजर है आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाला, उसको आपकी ब्राउजर की यूआरएल बार के अंदर इस पूरे फॉर्म का तमाम डेटा दिख रहा होगा। और जब आप यहाँ पर पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तब ये डेटा login.php के ऊपर तो जाएगा, लेकिन फिर ये एक सिक्योर फॉर्म के अंदर जाएगा। ये जितना भी डेटा है ये आपको यूआरएल बार पर नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो भी डेटा यूजर ने फिल किया है वो आपके यूजर को भी दिखे ये यूआरएल बार के अंदर, तब आप मेथड यहाँ पर गेट इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वो सिक्योर फॉर्म के अंदर जाए, वो किसी को भी नजर ना आए, तो फिर आप यहाँ पर मेथड पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम सिक्योर ही कर रहे हैं तो फिर हमेशा मेथड पोस्ट ही क्यों नहीं है, यहाँ पर मेथड गेट का क्या काम है। देखें, मैं इसकी एग्जांपल आपको W3 स्कूल के ऊपर समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एक्शन का एट्रीब्यूट है और ये मेथड गेट हमारे पास है एट्रीब्यूट। यहाँ पर एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, यहीं पर अगर हमने मेथड गेट इस्तेमाल किया है और एक्शन के अंदर हमने यहाँ पर index.html ही दे दी है, यहाँ पर हमने कोई और फाइल इस्तेमाल नहीं की, बल्कि हमने कहा कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो index.html के ऊपर ही ये फॉर्म सबमिट हो, यानी इसका जो डेटा है वो index.html फाइल को ही मिले। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, हम यहाँ पर कोई और फाइल का नाम दे रहे होते हैं, कोई PHP साइट की कोई यहाँ पर हमारे पास फाइल होती है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो W3 स्कूल यहाँ पर खुल नहीं रही है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल मैं आपको इसी पेज के ऊपर एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कि ये मेथड इज इक्वल टू गेट मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब देखें, जहां पर आपने नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया होगा वो तमाम वैल्यूज इस पेज को आपकी यूआरएल बार के अंदर मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी देखें, मैंने यहाँ पर नेम और इनको ये सबको दिया हुआ, मेथड गेट इस्तेमाल किया, कंट्रोल एस करके सेव किया। इसको मैं करता हूँ ओपन इन ब्राउजर। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अभी जो हमारी यूआरएल बार है इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। जॉन इसका लास्ट टाइम मैंने एंटर किया, इसके अंदर मैंने यहाँ पर xyz.com यहाँ पर एंटर कर दिया, इसका जेंडर सेलेक्ट किया और ये पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ वैल्यूज यहाँ डालकर अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर index.html फाइल दोबारा खुली, क्योंकि ये एक्शन वाले पेज के एक्शन वाले एट्रीब्यूट के अंदर हमने डिफाइन किया था। उसके बाद अब एफ नेम की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली जॉन, ठीक है, एल नेम की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली डो, ईमेल जो भी हमने यहाँ पर डाली थी वो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली मिल गई है और जेंडर यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, और अब समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब आप गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके यूआरएल बार के अंदर जो भी फॉर्म का डेटा है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से शो होगा। ठीक है, अब गेट आप कब इस्तेमाल करेंगे और पोस्ट कब इस्तेमाल करेंगे। देखें, गेट नॉर्मली तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई चीज सर्च करवा रहे होते हैं। अगर आपने गूगल के ऊपर भी कभी कोई चीज सर्च की होगी तो गूगल के ऊपर जब आपको सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि यूआरएल बार के अंदर आपने जो कुछ सर्च किया था वो आपको एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो जब आप सर्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं नॉर्मली उस वक्त आप मेथड गेट लगाते हैं और ये जो गेट मेथड है बेसिकली आपके यूआरएल बार के अंदर आपके फॉर्म के डेटा को शो कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ सिक्योर डेटा है, जैसे यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड वगैरह वाली जो डिफरेंट हमारे पास चीजें होती हैं वो हम यूजर को दिखाना नहीं चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है आपके पास मेथड पोस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। मैंने अगर यहाँ पर मेथड पोस्ट का इस्तेमाल किया है, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया, यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और कुछ वैल्यूज यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, तो फिर आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लिया, इंग्लिश, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब सबमिट में करता हूँ।
सबमिट करने के बाद देखो हम index.html पर दोबारा आ गए। फॉर्म हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, लेकिन वो जो वैल्यूज थी वो यहाँ पर आई नजर नहीं आई। वो इस पेज के ऊपर पहुंच जरूर गई है, लेकिन वो इसके ऊपर अभी हमें विजिबल नहीं है। जो भी यूजर, जिस यूजर ने फॉर्म को सबमिट किया था, वो यूजर इन वैल्यूज को डायरेक्टली नहीं देख सकता है। ठीक है, फिर कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी जो उन वैल्यूज को डायरेक्टली वहां से इस्तेमाल कर सकती है। तो बेसिकली आपको मेथड गेट और पोस्ट के अंदर फर्क समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि हम गेट कब इस्तेमाल करें, पोस्ट कब इस्तेमाल करें। दोनों का काम सेम है कि वो एक फाइल, एक फॉर्म का डेटा किसी दूसरी फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। गेट के केस के अंदर भी और पोस्ट के केस के अंदर भी जो भी फाइल आपने एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर दी होगी, फॉर्म का डेटा वो उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि गेट जो है आपके फॉर्म के डेटा को यूआरएल बार के अंदर शो करता है, और पोस्ट जो है वो आपके जो भी आपका डेटा जा रहा है उसको वो हाइड रखकर उस फाइल को ट्रांसफर कर देता है। गेट आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप बेसिकली सर्चेज वगैरह के अंदर यूजर को कोई चीज दिखाना चाह रहे हो, और पोस्ट जब आपके पास कोई सिक्योर टाइप का डेटा हो तब आपको ये इस्तेमाल करना होता है। होपफुली ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक चीज और है, एक यहाँ पर एक एट्रीब्यूट रह गया है जिसका नाम है यहाँ पर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड को आपने डायरेक्टली इसी तरह लिखना होता है। अब क्या होगा, जब मैं इसको सेव करके यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो अब देखेंगे आपके, जब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, देखें मैंने जॉन को यहाँ से खत्म कर दिया और मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपसे मांगेगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आप इसको बगैर फिल किए आगे नहीं जा सकते। तो हमें इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी होगी, उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपके पास आगे जाने का कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। तो जो फील्ड आप चाह रहे हैं कि ये फिल के बगैर यूजर आगे ना जा सके, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट नेम को हम छोड़ देते हैं, ईमेल को फिल करना जरूरी है तो हम ईमेल को रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, ठीक है। अब जॉन हम फिल कर चुके हैं, यहाँ आकर हमने रिफ्रेश किया, ईमेल इस पर खाली आ रही है, तो ये हमें आगे प्रोसीड करने नहीं देगा जब तक हम इसको फिल नहीं कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर xyz.com लिखा। तो अब ये जब हम इसको सबमिट करेंगे तब ये मुझे कह रहा है कि ये फॉर्मेट सही नहीं है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश किया तो अब ये इसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और ये जो फॉर्म है हमारा ये यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो होपफुली ये तमाम चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको डिटेल्ड चीजें चाहिए तो आप W3 स्कूल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स वगैरह के लिए रिक्वायर्ड थी वो भी मैंने यहाँ पर तकरीबन आपको सारी कवर करवा दी है। एक्शन एट्रीब्यूट और ये जो मेथड एट्रीब्यूट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, वो भी मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा और इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास जब नेक्स्ट टाइम होगी तब उसके अंदर आप इसको यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और जितना काम हमने किया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और खास तौर पर W3 स्कूल की मदद से जो भी आप फॉर्म बना रहे हैं उसकी स्टाइलिंग भी करते जाइएगा साथ साथ, ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ओके ठीक है, क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।